वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 10वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम जून महीने के इंडियन पॉलिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी को अपॉइंट किया एज चेयरमैन। कहां का? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। इनके इस अपॉइंटमेंट के साथ ही काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी इमर्ज होकर आने लगी। कंट्रोवर्सी देखिए दो तरीके की है, मतलब इस कंट्रोवर्सी में भी दो पॉइंट्स है। आई विल से उन दोनों पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, पहला आरोप तो यह लगाया गया कि जस्टिस मिश्रा जी के ऊपर फेवर किया गया है इस पद को देकर। आरोप का आधार यह था कि फरवरी 2020 में उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को एडमायर किया था एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को विजनरी, एक ऐसा व्यक्ति जो ग्लोबली सोचता है और लोकली काम करता है, ऐसा बताया था। तो आरोप यह लगा कि वो चूंकि एडमायरर रहे हैं हमारे पीएम के, इसलिए उनको फेवर करके यह पद दिया गया है। इस कंट्रोवर्सी का दूसरा पॉइंट यह है कि आप ये समझिए कि जो सिलेक्शन हुआ है अरुण कुमार मिश्रा जी का, यह एक सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से हुआ है जिसमें 5 लोग थे। हमारे ऑनरेबल पीएम एज चेयरपर्सन, उसके बाद होम मिनिस्टर जी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी, राज्यसभा के डिप्यूटी स्पीकर हरिवंश नारायण सिंह जी और लीडर ऑफ अपोजिशन। चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में तो है नहीं राइट नाउ, ना तो पिछली ही लोकसभा में थे और ना ही इस लोकसभा में है। राज्यसभा में जो वर्तमान में लीडर ऑफ अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे। उन्होंने इस अपॉइंटमेंट का विरोध किया क्योंकि उन्होंने इस कमेटी के सामने एक मांग रखी थी कि एनएचआरसी में एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो या तो दलित हो या आदिवासी हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, क्योंकि ज्यादातर जो कंप्लेंट्स आती हैं वो इन्हीं ग्रुप से आती हैं। अगर कोई मेंबर ऐसा होगा तो वो उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझेगा। उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, इसीलिए उन्होंने खुद को इससे बाहर कर लिया। तो ये तो पूरी कंट्रोवर्सी रही जो आपकी जानकारी के लिए है। जो इंपॉर्टेंट बात आपके काम की है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसे भी समझिए। एनएचआरसी के बारे में 1993 में इंडिपेंडेंट स्टैच्यूटरी बॉडी के तौर पे इसका गठन किया गया था, जिसके लिए एक कानून आया था, नाम था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। ऑब्जेक्टिव आप समझ ही गए होंगे, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना ताकि लोगों की लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी और इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को इंश्योर किया जा सके। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2019 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिससे 1993 के अधिनियम में यानी कि एक्ट में कुछ बदलाव कर दिए गए। यहां पर जो बिल लिखा गया है आप इसे काटकर एक्ट लिख सकते हैं क्योंकि अब ये पास हो चुका है फाइनली। पहले ये था कि जो चेयरपर्सन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वही हो सकते हैं जो रहे हों, लेकिन अभी इसे बदलकर सुप्रीम कोर्ट का जज कर दिया गया है। मतलब अब स्कोप बढ़ गया ना, अपॉइंटमेंट करने के लिए ज्यादा नाम आ सकते हैं। अदर मेंबर्स की बात करें तो पहले यह था कि 2 मेंबर्स होंगे जिनको ह्यूमन राइट की अच्छी जानकारी हो। अब इन 2 मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, जिसमें जो एडिशनल मेंबर आएंगी वो वुमेन होंगी। ये भी बढ़िया बात है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का प्रावधान है। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति उस पद पर है वो ऑटोमेटिकली एनएचआरसी में आ जाएगा। जैसे कि हम कई बार बात कर चुके हैं कि आपकी माता जी के जो भाई हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मामा हैं, मतलब whosoever विल बी ब्रदर ऑफ योर मदर ऑटोमेटिकली विल बी योर अंकल, मैटरनल अंकल, मामा जी। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब यही होता है। तो पहले 4 बॉडीज से जो मेंबर्स होते थे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पे जाते थे। दोज वर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सब जाते थे। अभी 3 बॉडीज को और इंक्लूड कर दिया गया है। दोज आर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और चीफ कमिश्नर ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज। 3 और मेंबर्स ऐड कर दिए गए। टर्म पहले 5 साल का था, उसे घटा के 3 साल कर दिया गया है। पहले रीअपॉइंटमेंट केवल 5 साल के लिए और हो सकता था, अब ये बार नहीं है। अपॉइंटमेंट आगे भी हो सकता है, अधिक समय के लिए हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल की पावर को थोड़ा एक्सपेंड किया गया है। पहले उन्हें जो काम दिया जाता था वहीं पर वो अधिकार रखते थे, अभी कुछ मुद्दे सीधे सीधे उनके हाथों में रख दिए गए हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स अब उनको अच्छी तरीके से दे दी गई हैं। तो ये बदलाव हुए जो हमने डिस्कस कर लिए। अपॉइंटमेंट के लिए जो सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें कौन कौन होता है वो यहां पर आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों के। तो अभी लोकसभा में थे नहीं तो राज्यसभा के गए। पावर सिंपल है, सिविल कोर्ट की पावर इनके पास होती है। मतलब ये
समन कर सकते हैं किसी भी ऑफिशियल को, कोई सबूत मांग सकते हैं, और जो भी इनके वर्डिक्ट्स हैं या फिर जो उनके डायरेक्टिव्स हैं उनको इन्फोर्स करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए बोल सकते हैं और एफिडेविट की डिमांड कर सकते हैं एज एन एविडेंस। ये सारे अधिकार एनसीआरसी के पास होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में है। एनसीपीसीआर ने अभी सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लगभग 10,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोविड-19 के प्रभाव के चलते मदद की जरूरत है। एनसीपीसीआर की बात करते हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी है, 2007 में बनाई गई थी। 2005 के कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के तहत नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एनसीपीसीआर के लिए। मैंडेट सिंपल है, ये देखते हैं कि जो भी लॉ, पॉलिसी, प्रोग्राम या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वो बच्चों के अधिकारों के अनुरूप है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उनके खिलाफ तो नहीं है। कॉम्पोजिशन की बात करें तो एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं, 2 महिलाएं कम से कम होनी चाहिए। इन सभी लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, वो भी 3 सालों के लिए। चेयरपर्सन मैक्सिमम 65 सालों तक सर्व कर सकता है, जबकि मेंबर्स 60 साल से अधिक सर्व नहीं कर सकते। आर्टिकल मॉडल टीनेंसी एक्ट के बारे में है। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इस कानून को अप्रूव कर दिया है। इसके अप्रूवल के बाद अब यह कानून जाएगा स्टेट्स और यूटीज के पास। स्टेट्स और यूटीज के पास 2 ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन तो यह होगा कि वो इसके आधार पर अपने यहां कोई बढ़िया सा फ्रेश कानून लेकर आ जाएं। दूसरा ऑप्शन यह होगा कि उनके पास जो भी रेंटल लॉज अवेलेबल हैं वो उसमें मॉडल टीनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अमेंडमेंट कर लें। उम्मीद यह की जा रही है कि इसके बाद कंट्री में जो रेंटल हाउसिंग को लेकर लीगल फ्रेमवर्क है वो थोड़ा और एम्पावर होगा। क्या फायदे होंगे, क्या है महत्वपूर्ण बातें, समझेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडल टीनेंसी एक्ट को 2019 में रिलीज किया गया। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो टीनेंट्स हैं, जो मकान या फिर कमरे किराए पर लेते हैं, और लैंडलॉर्ड्स या प्रॉपर्टी ओनर्स, उनके बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसे कम किया जाए। दोनों एक दूसरे से थ्रेट फील करते हैं। प्रॉपर्टी ओनर को ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देगा और मेरे कहने पर मेरा घर या मकान छोड़कर नहीं जाएगा, जबकि जो भी टीनेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो उनका लैंडलॉर्ड है वो मनमाने तरीके से व्यवहार करेगा और जो भी बेसिक कम्युनिटीज हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं करवाएगा और किसी भी समय उन्हें उनके मकान से निकाल देगा। इस डेफिसिट को कम करना है। फर्दर हाईलाइट समझिए, जो भी एग्जिस्टिंग टीनेंसीज हैं उन पर यह लागू नहीं होगा, वो ज्यों के त्यों जैसे के तैसे चलते रहेंगे। यह लागू होगा अब के बाद जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स या टीनेंट्स के बीच में एग्रीमेंट्स होंगे उनके ऊपर। रिटन एग्रीमेंट जरूरी होगा अगर कोई भी व्यक्ति अब किसी प्रॉपर्टी को रेंट करता है या रेंट पर लेता है, तो जो एग्रीमेंट होगा उसे डिस्ट्रिक्ट रेंट अथॉरिटी के पास सबमिट करना जरूरी होगा। अगर आप मकान या कमरे ले रहे हैं तो फिर एक एग्रीमेंट साइन जरूर होगा आपके और प्रॉपर्टी ओनर के बीच में। लॉ में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी बात की गई है। किसकी? लैंडलॉर्ड की भी और टीनेंट्स की भी। यह कहा गया है कि कोई भी लैंडलॉर्ड या फिर प्रॉपर्टी मैनेजर एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई को रोक नहीं सकता टीनेंट के लिए। मुझे नहीं पता आपने ये प्रॉब्लम फेस की है या नहीं, बट कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे या फिर जो इंडिविजुअल्स किसी कमरे में, मकान में रह रहे हैं, उनका रेंट डिले हो जाता है, तो जो प्रॉपर्टी ओनर हैं वो बिजली की सप्लाई कट कर देते हैं, वाटर सप्लाई कट कर देते हैं, बोलते हैं जब आप रेंट देंगे तब हम इस सप्लाई को कंटिन्यू करेंगे। इस कानून के एप्लीकेबल होने के बाद अब ऐसा नहीं किया जा सकता। कोई भी एसेंशियल सप्लाई को कट नहीं कर सकता। अगर टीनेंसी रिन्यू नहीं हुई है तो क्या होगा? अगर टीनेंसी, मान लीजिए 11 महीने का आपका एग्रीमेंट था आपके प्रॉपर्टी ओनर के साथ, वो 11 महीने के बाद रिन्यू होना था, रिन्यू नहीं हुआ है बट आप रह रहे हैं, तो वो मंथ वाइज मंथ अपने आप ही एक्सटेंड माना जाएगा 6 महीने तक। 6 महीने तक वो उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक्सटेंडेड होता रहेगा। 6 महीने के बाद वो एक्सपायर कर जाएगा, मतलब जो टाइम एंड होता है उसके बाद 6 महीने तक वो एप्लीकेबल रहेगा। तो ये बात तो आप समझ गए कि प्रॉपर्टी ओनर अब मनमाने तरीके से आपकी एसेंशियल सप्लाई को कट नहीं कर सकते। आप सहूलियत के साथ वहां पर रह सकते हैं, तब भी जबकि आपका जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाए या उसकी जो डेट है वो एक्सपायर हो जाए, तब भी। कंपनसेशन की भी बात की गई है। देखिए, प्रॉब्लम ऐसा नहीं है केवल जो लोग टीनेंट हैं, जो रेंट पे रहते हैं, उन्हीं को होती है। प्रॉपर्टी ओनर्स को भी कई तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कई बार उन्हें आवश्यकता होती है कि उनकी प्रॉपर्टी को टीनेंट खाली कर दे, बट वो खाली करने को राजी नहीं होता। यहां पर देखिए, यह कहा गया है कि जैसे मान लीजिए 11 महीने का एग्रीमेंट था और 6 महीने तक वो एग्रीमेंट एक्सटेंड होगा।
उसके बाद भी अगर टीनेंट ने प्रॉपर्टी को खाली नहीं किया, ओनर चाहता है कि खाली करे तब भी, तो वो आने वाले 4 महीनों तक, या बीच में भी देखिए प्रावधान होता है कि 1 महीने की नोटिस देकर आप या तो अपनी प्रॉपर्टी को खाली करने के लिए बोल सकते हैं, या जो टीनेंट है वो भी बोल सकता है कि मैं 1 महीने बाद छोड़ दूंगा। ऐसी कंडीशन में वो आने वाले 2 महीनों तक दोगुना किराया मांग सकता है। और अगर उसके बाद भी आपने उस इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा है, तो आपको आने वाले महीनों के लिए 4 गुना तक का किराया भरना पड़ सकता है। मतलब अब जो लोग टीनेंट हैं उनकी भी मनमानी नहीं चलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे कही गई है, वो ये है कि लैंड ओनर्स या प्रॉपर्टी मैनेजर्स कभी भी आपके पास आकर, अगर आप टीनेंट हैं तो आपके घर का दरवाजा नहीं खटखटा सकते या नहीं धमकेंगे। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। वो अगर आपके प्रेमाइस में आने वाले हैं तो उन्हें 24 घंटे पहले आपको एक रिटन नोटिस देना होगा। वो या तो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी हो सकता है, लेकिन नोटिस 24 घंटे पहले दिया जाना चाहिए। फर्दर, अगर वो कोई रिनोवेशन वर्क करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्हें आपको 24 घंटे पहले बताना होगा कि मैं यहां पे कुछ काम करवाने वाला हूं। मनमाने तरीके से वो भी आपकी प्रॉपर्टी में, जिस पर आप अभी एज ए टीनेंट रह रहे हैं, इंटरवेंशन नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंस की बात यह है कि एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। इसके बाद सिविल कोर्ट्स के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा, लीगल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने में आसानी होगी। अब सिविल कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है वो कम कैसे हो जाएगा? अब यहां पर सेपरेट रेंट अथॉरिटीज को बनाने की बात कही गई है। कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, जो टीनेंसी के मामले को हैंडल करेंगे। अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद है तो वो वहां पर जाकर अपने मुद्दों को सुलझा सकते हैं। उन्हें सिविल कोर्ट या फिर जो नॉर्मल जुडिशियल मैकेनिज्म है उसमें फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो भी मामले इन कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स के पास जाएंगे, उन्हें उन मामलों को महज 60 दिनों में डिस्पोज करना होगा। ठीक है, 2 बातें और जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर एक सीलिंग लगा दी गई है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए कोई भी प्रॉपर्टी ओनर 2 महीने के रेंट से ज्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे नहीं डिमांड कर सकता। और जो नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके लिए, या जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके लिए, वो मैक्सिमम रेंट के 6 महीने तक का सिक्योरिटी अमाउंट डिमांड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो एक सीलिंग यहां पे लगाई गई है। अच्छा देखिए, इस पूरे कानून में आपको एक बात खल रही होगी, दैट इज रेंट सीलिंग। रेंट सीलिंग पर कोई बात नहीं की गई है। कई बार आप बड़ी सिटीज में जाते हैं और आपको आवश्यकता से अधिक रेंट पे करना पड़ता है, बहुत खलता है। कई बार आपको लगता है इस प्रॉपर्टी का इतना रेंट नहीं होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ डिमांड आपको पे करना पड़ता है। तो क्या भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो रेंट को कंट्रोल करता हो? ऐसी बात नहीं है। भारत में फॉर द फर्स्ट टाइम जो रेंट कंट्रोल एक्ट था वो 1949 में ही आ गया था। उसके बाद कई सारे राज्यों ने अपने अपने तरीके से रेंट कंट्रोल एक्ट बनाए हैं, बट मोर एंड लेस वो बिना काम के हैं। कैसे बिना काम के हैं? बिकॉज रेंट कंट्रोल एक्ट को समय समय पे अपडेट करना होता है, अमेंड करना होता है, और अमेंड करना तो इन्हें आता नहीं है। इससे नुकसान दोनों लोगों को होता है, प्रॉपर्टी ओनर्स को भी होता है और जो टीनेंट्स हैं उनको भी होता है। दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मैं आपको 2 कानूनों के बारे में बताऊंगा। एक कानून जो प्रॉपर्टी ओनर्स को एक्सप्लॉइट करता है, और दूसरा कानून जो आपको यानी कि टीनेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है। देखिए, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट आया था 1958 में, लास्ट अमेंड किया गया है 1988 में, उसके बाद अमेंड नहीं हुआ है। इससे नुकसान होता है प्रॉपर्टी ओनर्स को। 1958 1960s में किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया था। उस समय दिल्ली रेंट कंट्रोल के एक्ट के हिसाब से रेंट बहुत कम था। वो रेंट 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए था। ये जो कानून है इसमें केवल ऐसी ही प्रॉपर्टी कवर होती है जिसका रेंट 3500 रुपए के नीचे हो। उसके ऊपर की प्रॉपर्टी इसके हिस्से नहीं आती। जो प्रॉपर्टी बहुत पहले समय रेंट पे दी गई थी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में, उनका किराया आज 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए है। कई सारे प्रॉपर्टी ओनर्स के पास बहुत ही प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज है, लाइक कनॉट प्लेस, करोल बाग, चांदनी चौक, और उन्हें रेंट मिलता है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए। और इस कानून में एविक्शन के भी कुछ खास प्रावधान नहीं है, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। 3500 के ऊपर अगर रेंट है तो वो मुद्दा जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1982 में, जो हमें और आपको एक्सप्लॉइट करता है। बिकॉज यहां पर फ्रीली निगोशिएट किया जा सकता है रेंट को, और आपसे हाई रेंट की डिमांड की जाती है। फर्दर ये जो कानून है ये 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए जो प्रॉपर्टी रेंट पे दी जा रही है उस पर एप्लीकेबल होते हैं, उससे कम वाले पे नहीं। आपने देखा होगा अक्सर जब भी आपका प्रॉपर्टी ओनर आपसे एग्रीमेंट करता है तो वो 11 महीने का करता है, उसके ऊपर का नहीं, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट को कहा जाता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट एक टेम्परेरी एग्रीमेंट होते हैं और ये रेंट कंट्रोल लॉज के बाहर होते हैं, इसीलिए आपसे मनमाने तरीके से रेंट वसूला जा सकता है।
गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक प्रॉपर रेंट कंट्रोल एक्ट लाना चाहिए और उसे समय समय पर अमेंड भी करना चाहिए, जिससे कि ना तो प्रॉपर्टी ओनर्स को नुकसान हो और ना ही ऐसे लोगों को जो मकान रेंट पर लेते हैं। दोनों को ही एक बैलेंस आउट करके लॉ लाने की आवश्यकता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 के बारे में है। हाल ही में इसका तीसरा एडिशन रिलीज किया गया है नीति आयोग के द्वारा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को 2018 में लॉन्च किया था नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस के साथ कोलैबोरेट करके। उद्देश्य यह था कि सभी देशों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है 2030 तक। इंडिया ने इस फील्ड में क्या प्रोग्रेस की है यह हम खुद ही इवैल्यूएट करेंगे, चूंकि कोई ग्लोबल कंपल्शन तो किसी के ऊपर है नहीं। हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए हम अपनी प्रोग्रेस खुद ही इवैल्यूएट करते हैं विद सर्टेन पैरामीटर्स। कैसे करते हैं वो समझेंगे। बिफोर दैट हम स्टेट्स के बीच में एक सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट करते हैं कि आप इन इंडाइसेस पर अच्छा वर्क करिए। इस साल तीसरे एडिशन में हमने 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कवर किया, जिनमें 115 क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स को भी कवर किया गया। 2018 में जब हमने पहली बार इस इंडेक्स को लॉन्च किया था तो महज 13 एसडीजी गोल्स को कवर किया गया था विद 62 इंडिकेटर्स। इस बार हमने थोड़ा और स्प्रेड किया इसको। तरीका क्या है, 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। स्कोर जितना ज्यादा आपने उतना बढ़िया काम किया है। 2030 के टारगेट को आप उतना बढ़िया से पूरा कर रहे हैं। कैटेगराइज भी किया गया है स्कोर को। 0 से 49 के बीच में है तो एस्पिरेंट कहे जाएंगे, 50 से 64 के बीच में है तो परफॉर्मर कहे जाएंगे, 65 से 99 के बीच में है तो फ्रंट रनर कहे जाएंगे, और 100 मिल गया पूरा तो आप अचीवर हैं। तो अचीवर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि उसके बाद यह माना जाएगा कि आपने एसडीजी कंप्लीट कर दिया। फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया देखिए। इस बार जो स्कोर है वो पिछले साल की तुलना में 6 पॉइंट ज्यादा है। 2019 का जो स्कोर था उसमें इंडिया ने खुद को ओवरऑल स्कोर दिया था 60। इस बार हमने खुद को ओवरऑल स्कोर दिया है 66, क्योंकि हमने क्लीन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के फील्ड में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट कर लिया है, तो हम अपना स्कोर थोड़ा सा बढ़ा चुके हैं। कैटेगरीज की अगर हम बात करें कि स्टेट ने कैसा परफॉर्म किया, तो एस्पिरेंट और अचीवर की कैटेगरी में किसी को भी नहीं रखा गया है। मतलब कोई भी इतना खराब नहीं कि उसे हम एस्पिरेंट कहें, और 100 तो अभी तक किसी को मिला नहीं है, तो अचीवर भी कोई नहीं है। तो जो भी है वो इन दो कैटेगरीज में है, या तो परफॉर्मर है या फिर फ्रंट रनर है। केरला ने इस लिस्ट को टॉप किया 75 के स्कोर के साथ। इसके बाद नंबर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का रहा, जिनका स्कोर रहा 74। बिहार, झारखंड और आसाम ने उम्मीद के मुताबिक सबसे खराब परफॉर्म किया है। चंडीगढ़ यूटीज में टॉप पर रहा, 79 स्कोर मिला इनको। दिल्ली को उसके बाद नंबर मिला 68 के स्कोर के साथ। टॉप गेनर्स की बात करें तो नाम है मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड का। इन्होंने 2019 की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, इसलिए इन्हें कहा गया है टॉप गेनर्स। नेक्स्ट आर्टिकल पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में है। पीएसी अभी ये न्यूज में आई है बिकॉज पार्लियामेंट ने इसका एजेंडा तैयार किया है। पीएसी को 1921 में फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका बैकग्राउंड था 1919 का मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म, जिसके बेसिस पर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। वैसे मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म जो है वो 1917 में आया था। पीएसी देखिए हर साल बनाई जाती है। पीएसी में होते हैं टोटल 22 मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें से 15 होंगे लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ध्यान से याद रखिएगा, पीएसी में 22 मेंबर, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। जो टर्म है इनका वो 1 साल का होता है। स्पीकर, चेयरमैन जो होते हैं इस कमेटी के, उनको अपॉइंट करते हैं। 1967 से ही ये प्रथा चली आ रही है कि जो भी कमेटी का चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। इट्स जस्ट अ कन्वेंशन। इनका काम ये होता है कि जो कैग अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट के सामने, उस कैग की रिपोर्ट को ऑडिट किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। हालांकि इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये किसी पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो चल रहा है वो चलेगा। इनके पास एक्सपेंसेस को लिमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये केवल बता सकते हैं कि खर्चा ज्यादा हुआ है। ये डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। इनकी रिकमेंडेशंस महज एडवाइजरी हैं, जिन्हें मिनिस्ट्रीज आसानी से इग्नोर कर सकती हैं। इनके पास खर्चे को रोकने का भी कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। मतलब साफ है कि जो फाइनल डिसीजन है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही लिया जाता है। तो कुल मिला के इनके पास कुछ खास एक्शन लेने वाली पावर नहीं है, बस ये इवैल्यूएशन कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो क्या इस प्रकार की कमेटीज पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है? ऑब्वियसली पूछती है। 2014 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी है जो सबसे बड़ी होती है पार्लियामेंट में। ऑप्शंस थे पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और कमेटी ऑन पिटीशन। सही जवाब पब्लिक अकाउंट कमेटी बिल्कुल नहीं था जो हमने अभी पढ़ा। रदर सही जवाब था कमेटी ऑन एस्टिमेट।
क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे थे पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं टोटल 22 मेंबर, देखा था ना हमने, जबकि जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें होते हैं 30 मेंबर। इसमें सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा से ही होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं होता। तो ये मामला क्लियर हो गया कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्टिकल ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में है। 2021 का ये इंडेक्स, जो कि इसका 15th एडिशन था, अभी हाल ही में रिलीज किया गया। इसे रिलीज किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है। मैंने कई दफा आपको इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाए हैं। उनमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है कि आखिर इसे रिलीज कौन करता है। मतलब बॉडी का नाम आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं दोहराता हूं, द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP। यह इंडेक्स दिखाता है कि दुनिया भर में शांति की स्थिति क्या है और इसे एनालाइज करता है। फर्दर ये देशों को रैंक करता है कि उनके यहां कितनी बढ़िया तरीके से पीसफुल कंडीशन बनी हुई है। ये आइडेंटिफाई करते हैं उन फैक्टर्स को जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी देश में शांति रहेगी या नहीं रहेगी। कवरेज, ये 163 देशों को इवेल्युएट करते हैं और इन 163 देशों में लगभग दुनिया की 99.7% पॉपुलेशन कवर हो जाती है। इसके लिए 23 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 3 की डोमेन्स होते हैं इवेल्युएशन के लिए। उस देश में कोई ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चल रहा, वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के क्या मेजर्स लिए जाते हैं, मिलिटराइजेशन की क्या कंडीशन है। इन पैरामीटर्स पर डिसाइड किया जाता है कौन सी कंट्री कितनी पीसफुल है। हाइलाइट्स की बात करें तो आइसलैंड को टॉप पे रखा गया है। उसके बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड, डेनमार्क और पुर्तगाल का। इंडिया का रैंक 163 देशों में 135वां है। यहां पर देखिए कुछ कंट्रीज की रैंकिंग दी गई है। अफगानिस्तान को सबसे नीचे जगह दी गई है, 163वां। उसके बाद पाकिस्तान 150, इंडिया 135, श्रीलंका 95, बांग्लादेश 91, नेपाल 85 एंड भूटान 22। रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट समझेंगे उसके पहले रिक्यूजल ऑफ जजेस का मतलब क्या होता है। अगर कोई ऐसा केस किसी जज के सामने गया है जिसमें उस जज को ऐसा लगता है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से उस केस का जो जजमेंट है वो प्रभावित हो सकता है, ऐसी स्थिति में वो जज खुद से ही खुद को उस केस से अलग कर लेता है। इसे कहा जाता है रिक्यूजल ऑफ जजेस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए कि 2 मई को वेस्ट बंगाल के प्रोविंशियल इलेक्शन के रिजल्ट्स आए। उसके बाद वेस्ट बंगाल में बहुत सारा वायलेंस देखने को मिला। बीजेपी के 2 मेंबर्स की मौत हुई। उन्होंने केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि इस मामले की अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो। फर्दर 2 महिलाओं ने भी केस किया है जिनके बारे में गैंग रेप की घटना रिपोर्टेड है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की सरकार को रिपोर्ट तलब किया कि वो इसका जवाब दें। वेस्ट बंगाल की सरकार ने जवाब में ये कहा कि सभी केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि इन केसेस को नजरअंदाज किया जाएगा या फिर इनकी अच्छे से जांच पड़ताल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को ऐसा लगा कि अगर वो इस केस की सुनवाई करते हैं तो उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे और उससे ये जजमेंट प्रभावित हो सकता है, तो उन्होंने खुद से ही खुद को इस मामले से अलग कर लिया। एंड दैट वाज द केस ऑफ रिक्यूजल ऑफ जजेस। रिक्यूजल ऑफ जजेस आप समझ गए होंगे, कोई केस ऐसा हो सकता है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। ऐसी स्थिति में कोई जज खुद को अलग कर लेगा कि वो इस केस को डिसाइड नहीं करेगा। फर्दर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आपने नाम सुना होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का एक बहुत ही कार्डिनल प्रिंसिपल है, बहुत ही मुख्य सिद्धांत है। वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस में जज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज है और उसके सामने एक कंपनी ए का केस आता है। कंपनी ए में इस पर्सन के शेयर्स हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये पर्सन कंपनी ए का केस सुनते हैं तो चूंकि इनके शेयर्स भी कंपनी ए में हैं, तो ऐसा होगा कि वो अपना खुद का ही केस सुन रहे हैं। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के खिलाफ है। यहाँ पे उनके विजिबल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। ऐसी स्थिति में उस जज को चाहिए होगा कि वो खुद को इस केस से अलग कर ले, यानी कि रिक्यूज कर दे। एक दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पर्सन ए एक हाई कोर्ट में जज हैं और उनका बेटा भी उसी हाई कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने ही पिता के सामने एक केस लेकर प्रस्तुत होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल विजिबल है। ऐसी कंडीशन में उन जज को चाहिए होगा कि वो खुद को रिक्यूज कर लें उस केस से और उसे ना सुने। एक और केस हो सकता है जहां पर सपोज करिए कि हाई कोर्ट के एक जज के जजमेंट के खिलाफ प्ली डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब जिस पर्सन ने हाई कोर्ट में वो जजमेंट दिया था, अब वो प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। अब वो केस अगेन उन्हीं के पास जा रहा है, मतलब उनके जजमेंट के खिलाफ जो प्ली डाली गई है वो उन्हीं के पास सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होगा। हो सकता है कि वो अपने जजमेंट को दोहरा दें।
ऐसी स्थिति में भी उस जज को चाहिए होगा कि वो खुद को उस केस से अलग कर ले। हमने देखा कि कई प्रकार के केस हो सकते हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चांसेस होंगे और जज को सही माना जाएगा कि वो उस केस से खुद को अलग करे। अब रिक्यूजल का प्रोसेस क्या होता है? देखिए, कोई उस जज को बताता नहीं है कि आपको इस केस में रिक्यूज कर लेना है खुद को। ये जज खुद ही डिसाइड करते हैं। वो खुद ही बताते हैं कि देखिए, इस केस में मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं नहीं सुनूंगा, अपनी अंतरात्मा के आधार पे। हालांकि कई केसेस में जो लॉयर हैं या पार्टीज हैं वो भी ये बोल सकते हैं कि सर आप इसे मत सुनिए, इसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर एक बार किसी जज ने खुद को किसी केस से अलग कर लिया तो वो मामला सीधा चला जाता है चीफ जस्टिस के पास। अब वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी फ्रेश बेंच होगी जो इसे सुनेगी। क्या इस संबंध में कोई रूल्स हैं? क्लियरली नो। ऐसा कोई कानून या प्रावधान नहीं है जो ये बताता है कि किस कंडीशन में किस जज को रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ जजमेंट हैं जो इस बारे में कुछ बातें करते हैं। लाइक रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1987। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा था कि अगर किसी भी मामले में ऐसा बिल्कुल विजिबल हो कि हाँ बायसनेस हो सकती है इसके जजमेंट के दौरान, अगर इस बारे में कोई बात पार्टीज के दिमाग में है तो जज को खुद को अलग कर लेना चाहिए। 1999 में एक चार्टर आया, नाम था रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ। कोड ऑफ एथिक्स था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अडॉप्ट किया। इसमें कहा गया कि अगर किसी जज का किसी कंपनी में शेयर है और उसी कंपनी का केस आ जाता है तो उस जज को उसे नहीं सुनना चाहिए जब तक कि वो, ऐसा हो सकता है कि अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दें कि देखिए भाई मुझे इसमें ये दिक्कत है, लेकिन किसी पार्टी को कोई आपत्ति ना हो तो वो सुन सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ देना चाहिए केस। डिसीजन, एक बार अगर रिक्यूजल की रिक्वेस्ट दे दी गई है तो वो जज खुद को रिक्यूज करेंगे कि नहीं ये डिसीजन वो खुद ही लेते हैं। देखिए, जजेस खुद को तब भी रिक्यूज कर सकते हैं किसी केस से जबकि किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, बल्कि महज ये आरोप लगा दिया गया हो कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तब भी वो कह सकते हैं कि ठीक है मैं नहीं सुनूंगा इस केस को, अब वो उस केस से खुद को विड्रॉ कर लें। इस बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है जिसकी हम बात कर चुके हैं। जजेस कई बार रीजन बता देते हैं कि मैं इस वजह से खुद को रिक्यूज कर रहा हूं, और कई बार रीजन बिल्कुल विजिबल होता है कि भाई इसी वजह से ये रिक्यूज कर रहे हैं क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। देखिए, इस टॉपिक पर 2012 में प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो ये स्थापित करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकते हैं। जजेस की सैलरी चार्ज होती है CFI पे, ताकि लेजिस्लेचर उस पर वोट नहीं कर सकता। चौथा यह है कि ऑफिसर और स्टाफ का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट करती है केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्ट करने के बाद। यहां पर देखिए, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दूसरा और चौथा गलत है, तो ये ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आर्टिकल टास्क फोर्स फॉर मिशन कर्मयोगी के बारे में है। 3 सदस्यों के एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि मिशन कर्मयोगी को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके पहले कि आगे बढ़े मैं आपको बता देता हूं मिशन कर्मयोगी क्या है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य यह है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो लोगों की सर्विस में इन्वॉल्व हैं, उनको हम बढ़िया से ट्रेन कर सकें, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दें कि वो लोगों को बेहतरीन सर्विस डिलीवरी दें, उनके अंदर वैल्यू सिस्टम अच्छे से इनकलकेट हो और प्रोफेशनलिज्म आए। इसी उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी लागू किया गया है या लाया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि मिशन कर्मयोगी है क्या। ट्रेन किया जाएगा सिविल सर्वेंट्स को या ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो लोगों की सर्विस में इन्वॉल्व है। इसके चेयरपर्सन हैं इन्फोसिस के फॉर्मर CEO SD सिबुलाल। 3 मेंबर के टास्क फोर्स के चेयरपर्सन यही हैं। इनका काम यह है कि आप एक रोड मैप तैयार करिए जिसकी मदद से हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना सकें जो इस पूरे मिशन कर्मयोगी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यही है कि हमें सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी करना है, उनमें अच्छे एटीट्यूड, स्किल, नॉलेज लाना है न्यू इंडिया के विजन के अकॉर्डिंग। हमें सिविल सर्वेंट्स को रेडी करना है, ताकि हम उन्हें कैसे रेडी करेंगे, हमें उन्हें ज़्यादा क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, इमेजिनेटिव, प्रोएक्टिव, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव, प्रोफेशनल, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना है। ये लाइन बड़ी मजेदार है, इसका इस्तेमाल आप मीन्स में जो कंक्लूजन लिखते हैं वहां पे कर सकते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि ऑन साइट लर्निंग पर फोकस किया जाए। ये नहीं कि किसी एकेडमी में बुला के सबको ट्रेन कर रहे हैं बार बार। इनिशियल ट्रेनिंग तो जरूरी है, बट उसके बाद जहां वो सर्व कर रहे हैं वहीं पे उनको ट्रेन कर दें। एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें, एक ऐसा इंफ्रा तैयार करें कि सभी उसी इंफ्रा का इस्तेमाल मल्टीपल पर्पज से अलग अलग बॉडीज के लिए, एंटिटीज के लिए किया जा सके। हमें सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है उनकी रोल्स, एक्टिविटीज और कॉम्पिटेंसीज के लिए, जिसे आप FRAC बोल सकते हैं। फर्दर हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है कि वो लगातार अपनी बिहेवियर, फंक्शनल और डोमेन जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको बेहतर कर सकें खुद से। इसे लागू कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक काउंसिल बनाई जाएगी, पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल, जिसको लीड किया जाएगा खुद प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ये सभी प्लान्स को अप्रूव करेंगे जिसके माध्यम से ट्रेन किया जाएगा।
दूसरा होगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। ये जितने ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको स्पेसिफाई करेगा और एक सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करेगा सभी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए। इसके अलावा एक होली ओन्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्ल्ड क्लास लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड करवाएगा ट्रेनिंग के लिए। और कोऑर्डिनेशन यूनिट्स होंगी जिनके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। तो 4 बॉडीज होंगी जो इस पूरे मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का काम चल रहा है। अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सभी लीडर्स से मीटिंग भी की। देखिए, डीलिमिटेशन का मतलब ये होता है, अगर आपने वोट दिया हो तो आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो लोकसभा की अलग होती है और विधानसभा के लिए अलग होती है। लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो विधानसभा से थोड़ी बड़ी होती है। इनका जिलों से मतलब नहीं होता, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक से अधिक जिलों को मिलाकर भी हो सकती है और एक जिले में एक से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हो सकती है। तो ये टेरिटरीज होती हैं जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। यूजुअली इन टेरिटरीज के डिवीजन का जो रीजन्स हैं इनके डिवीजन का जो आधार होता है वो पॉपुलेशन होती है। कोशिश ये की जाती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन हो ताकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो मोर एंड लेस इक्वल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। पार्लियामेंट जब भी डीलिमिटेशन कमीशन को बनाना होता है तो उसके पहले एक कानून आता है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये कानून आ जाता है तो इसी के आधार पर जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं वो डीलिमिटेशन कमीशन बना देते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन के कॉम्पोजिशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और जिस स्टेट में ये काम हो रहा है वहां के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। फर्दर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं उन्हें भी इनके एसोसिएट मेंबर के तौर पे रख दिया जाता है क्योंकि उन्हें लोकल जो एरिया है उसकी अच्छी जानकारी होती है। जो भी डिसीजन दिया जाता है इस डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा वो ऑर्डर की तरह माना जाता है और एक लॉ की तरह उसे इंप्लीमेंट किया जाता है। फर्दर उनके जो भी डिसीजंस होते हैं उन्हें किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं किया जा सकता। उनका डिसीजन फाइनल होता है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसके पहले जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो जो लोकसभा की सीट होती थी उसके लिए जो डीलिमिटेशन होता था वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होता था, लेकिन जो वहां की असेंबली होती थी उसके लिए जब डीलिमिटेशन होता था तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता था, वो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग होता था। और जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। क्योंकि अब उनका स्पेशल स्टेटस जो है वो खत्म हो गया तो अब वहां पर जो असेंबली है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए डीलिमिटेशन कमीशन आएगा वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस था वो 5 अगस्त 2019 को खत्म कर दिया गया। तो जरूरी है कि एक डीलिमिटेशन कमीशन बिठाकर फिर से डीलिमिटेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करवाया जाए, जिसके लिए 6 मार्च 2020 को कमीशन गठित किया भी जा चुका है। तो ये तो हमने समझ लिया पूरा आर्टिकल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। अभी हाल ही में जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1 साल के लिए और इनका ये टर्म एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं अथवा होती हैं वो टॉप लीगल ऑफिसर होते हैं कंट्री के लिए और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अगर अटॉर्नी जनरल यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं तो इनके अलावा और कौन है जो यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कंसीडर किए जाते। इनकी मदद के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 है जो बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में और आर्टिकल 165 बात करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। सामान्य भाषा में ये कहूं तो अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील होता है और एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का वकील होता है। तो एडवोकेट जनरल राज्यों के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि अटॉर्नी जनरल काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की है, मतलब कि व्यक्ति के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसने हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल प्रैक्टिस किया हो या फिर वो 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो या फिर वो प्रेसिडेंट की निगाह में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो। इनका टेन्योर कोई फिक्स नहीं होता, गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है और प्रैक्टिकल टर्म्स में वो हटा भी सकते हैं जब चाहें। वैसे अपॉइंटमेंट नॉमिनली होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की एडवाइस पर, जो वो बोलते हैं वही होता है, बट प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। फंक्शन यही है कि सरकार को लीगल मैटर्स में ये एडवाइस करते हैं। जो भी लीगल ड्यूटीज प्रेसिडेंट उनको असाइन करते हैं, प्रेसिडेंट मतलब प्रैक्टिकली गवर्नमेंट, वो उसको परफॉर्म करते हैं।
ये सरकार के बिहाफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी केसेस होते हैं उनको लड़ते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई एडवाइस मांगना चाहते हैं, तो भाई एक्सपर्ट पर्सन चाहिए ना जो उस एडवाइस को समझ भी सके। ये अपने फंक्शंस वो सभी परफॉर्म करेंगे जो बाई लॉ या बाई कॉन्स्टिट्यूशन इनको दिए गए हैं। इनके पास कुछ अधिकार होते हैं, लाइक ये जो भी दोनों हाउसेस की प्रेसिडिंग्स हैं उनमें पार्ट ले सकते हैं और स्पीच भी दे सकते हैं, चाहे वो ज्वाइंट सिटिंग हो। ये पार्लियामेंट की किसी कमेटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, मेंबर भी बन सकते हैं। ये वो सभी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज एंजॉय करते हैं जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, इसीलिए ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से बार्ड नहीं है। मतलब अगर ये चाहें तो ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, हालांकि कुछ एहतियात इनको बरतनी पड़ेगी, वो इनकी लिमिटेशंस में आप समझ जाएंगे। इनके पास दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कमिटीज में भी जाने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है। वोट तो हमारा आपका रिप्रेजेंटेटिव ही कर सकता है और ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। फर्दर अगर ये किसी व्यक्ति को क्रिमिनल केस में डिफेंड कर रहे हैं तो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति लेनी होगी, हालांकि मनाही नहीं है लेकिन अनुमति लेनी होगी। फर्दर ये कोई भी किसी भी कंपनी के डायरेक्टर का पद नहीं ले सकते बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुमति के। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं। रिमूवल वही बात है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे पद पे रहते हैं, जब उनकी मर्जी होगी हटा देंगे। कोई ग्राउंड नहीं है कि किस आधार पर हटाया जाएगा, उनकी मर्जी, उन्हें नहीं सही बैठ रहा, वकील अच्छा नहीं, हटा देंगे, किसी और को रख लेंगे। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 के प्रीलिम्स में कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, आपको बताना था, ये लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, ये लोकसभा में किसी कमेटी का मेंबर बन सकते हैं, ये लोकसभा में बोल सकते हैं, ये लोकसभा में वोट कर सकते हैं। आप जवाब बताइए क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे, वोट नहीं कर सकते ना। तो 1, 2 और 3 ये करेक्ट आंसर है। कहाँ है? सी, 1, 2 और 3 आंसर है इसका। हमारा अगला आर्टिकल है आइलैंड डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी से संबंधित। अब यहाँ पर न्यूज़ ये है कि लक्षद्वीप में कुछ डेवलपमेंट के लिए, कुछ तब्दीलियों के लिए लेजिस्लेशंस लाए गए, लेकिन उन लेजिस्लेशंस का बहुत ज़्यादा अपोजिशन होने लगा। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों जगहों पर काफ़ी अपोजिशन होता है। पहले तो कुछ पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो 2 चाइल्ड पॉलिसीज़ हैं कि पंचायत में अगर किसी को इलेक्शन में खड़ा होना है उसके 2 बच्चे होने चाहिए। साथ में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ के लिए जो ये प्रिवेंशन के लिए लेजिस्लेशंस लेके आए उनको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की कमी और इंटरफेरेंस की वजह से ये सारा जो अपोजिशन है ये यूएन क्राई हो रहा है। अब कौन कौन से रेगुलेशन है ज़रा ये देख लीजिए। सबसे पहले लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021। इसमें कहा गया है कि आपको अगर किसी भी जानवर को स्लॉटर करना है तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा अथॉरिटीज से। दूसरा है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021, जिसमें बताया गया है कि 2 बच्चे होने चाहिए, तभी आप 2 बच्चे से अगर ज़्यादा हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं पंचायत इलेक्शंस के लिए। ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि अगर कोई जानवर है, जैसे पर्टिकुलरली बात करी जा रही है मिल्च एनिमल्स हैं, ब्रीडिंग एनिमल्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर फोकस करा गया है काऊ, काफ्स, बुल्स, बुलक्स, इनको स्लॉटर करने का सर्टिफिकेट दिया ही नहीं जाएगा। फिर एक और है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन। इसमें भी बात करा जा रहा है कि जो भी ज़मीन है उसको सरकार खाली करवा सकती है अगर उसको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना है तो। और आखिरी है लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन। ये बात करता है कि किसी भी आदमी को आप 1 साल के लिए डिटेन करके रख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन हो रहा है। खासकर हमें ज़रूरी है समझना कि ऑपोजिशन के रीजंस क्या है। दूसरी चीज़, लक्षद्वीप का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। आप समझते हैं कि 9 डिग्री चैनल जो है, जो कि लक्षद्वीप के पास लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चोकिंग पॉइंट हो सकता है। साथ में 6 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान सी के पास में लोकेटेड है। तो ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ हो सकती हैं और चोकिंग पॉइंट्स भी हैं। जैसे अगर इंडिया को अपना लेवरेज एक्सरसाइज करना है चाइना के प्रति, या फिर चाइना की तरफ अगर लेवरेज एक्सरसाइज करना है, तो इंडियन ओशन में ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के पास, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया चाहे तो कार्गो ब्लॉकेड यहाँ पर लगा सकता है और चाइना के लिए जो सप्लाईज हैं वो रोक सकता है। एक स्ट्रैटेजिस्ट हैं जिनका नाम बताया गया है रॉबर्ट कैप्लन। इन्होंने बताया था कि ये जो भारत है, इंडियन ओशंस की वजह से ये जियोपॉलिटिकली वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया को साथ में जोड़ता है। तो सीधी सीधी बात कि इंडियन ओशन का जो रेलेवेंस है, आज आप देखते भी हैं यूएस जब बात करता है, पहले बात करता था वो कहता था कि ये एशिया पैसिफिक रीजन है। आज वो टर्म यूज़ करने लगे हैं इंडो पैसिफिक। तो कहीं ना कहीं इंडिया का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ रहा है और ये चीज़ जो है ये चाइना को उतनी रास नहीं आ रही है।
इसलिए हमें इस तरीके के स्ट्रैटेजिक लोकेशंस का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। जिस तरीके से लक्षद्वीप है बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब इससे बात आ जाती है कि ये जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये क्या है। सबसे पहले तो आप देखें जो हमारा विजन है ब्लू इकोनॉमी का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर कोस्टल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 में आता है। इसके बाद फिशरीज और मिनरल रिसोर्सेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगह पर आप देखेंगे तो लगून्स भी हैं। लगून्स के साथ में एक और चीज़ आपको पता है, कोरल रीफ्स वगैरह भी बहुत पाए जाते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होते हैं आपके इकोनॉमिक जोन्स EEZ जिनको हम कहते हैं, इससे लगभग आप देखेंगे तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का टेरिटोरियल वाटर मिलता है हमें लक्षद्वीप आइलैंड्स की वजह से। साथ में 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है। अब ये जो EEZ होते हैं इनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है, जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन करना है, हमें किसी मिनरल रिसोर्स का एक्सप्लोरेशन करनी है, कंजर्वेशन के लिए और भी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, पावर जनरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस EEZ के इलाके को, जो कि लगभग 4 लाख के आसपास हमें लक्षद्वीप आइलैंड की वजह से मिल रहा है। बात करें हम आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, तो ये 2017 में बनाई गई थी, जिसका काम है कि आपको आइलैंड का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। चेयरमैन होते हैं इसके ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर, साथ में जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं उनके सेक्रेटरीज भी होते हैं। तो ये बात हो गई हमारी लक्षद्वीप के बारे में। यहाँ पर आप देख लीजिए ये पूरा मैप है, कौन कौन से अलग अलग आइलैंड से, ये देखिए बित्रा है, बंगाराम है, ये सारी लोकेशंस आप देख लीजिए और चैनल्स वगैरह भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर अंडमान, यहाँ पर लक्षद्वीप और इसके साथ में इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है और लैंड एरिया, ये सारी डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।